अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको डिफाइन किया था। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट व्हिच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इससे साबित हुआ कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है, यानी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा होता है। तो इसको समझने के लिए और इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि इसको हम इंडस्ट्री में अप्लाई करके मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकें या रिएक्शन से हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें, तो आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक एक्सप्रेशन को हम डिराइव करना है और बाद में इसके हम यूनिट्स भी डिफाइन करेंगे। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। और कुछ देर के बाद जब सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट होते हैं तो दिस विल बी नोन एज रिवर्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए, चूंकि ये रेट से रिलेटेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट की बात हो रही है कि ये वो स्टेट ऑफ रिएक्शन है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसकी एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए एक लॉ है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वी विल अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So law of mass action क्या है? This law states that the rate at which a reaction proceeds is directly proportional to product of active masses or concentration of reactants। यानी जिस रेट से कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses और कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। सो अगर हम इस रिएक्शन के दो पार्ट बना लें, यानी ये रिएक्शन दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। सो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ए और बी जब सी और डी में कन्वर्ट होते हैं उसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस और एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं, उसमें कोफिशिएंट्स होते हैं। इसलिए ए के नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्मॉल ए हम लिखेंगे और बी के नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्मॉल बी। इस तरह से प्रोडक्ट्स में स्मॉल सी फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड स्मॉल डी फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट व्हिच दिस रिएक्शन विल प्रोसीड is directly proportional to product of reactant A and reactant B। अब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो इस एक्सप्रेशन में इनके एक्सपोनेंट्स बन जाएंगे। तो A रेज़ टू पावर A एंड B रेज़ टू पावर स्मॉल b। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज स्मॉल kf, यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। So this expression will become Rf is equal to Kf into concentration of A multiplied by concentration of B raised to power small a and small b, ठीक है जी। So suppose this is now equation number 1। इस तरह से रिवर्स जो रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टेंट ये बन जाएंगे C और D, ठीक है ना। So rate for reverse reaction will be directly proportional to product of concentration of reactant C and D। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए सी और डी क्या है? रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो उस केस में दिस विल बी एक्सप्रेशन। अब उसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सी, स्मॉल सी और स्मॉल डी होंगे। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू स्मॉल के आर, दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू पावर स्मॉल सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू पावर स्मॉल डी, ठीक है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि उस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो नो एट दिस केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन
rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction. तो ये जो एक्सप्रेशन है आर एफ और आर के लिए, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज के एफ इनटू ए बी रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट्स इन बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये होगा. ठीक है, नाउ के एफ बाई के आर यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन विल बी रिटन इन डिनोमिनेटर. तो इसमें हम इस पे यू लिख सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स भी हम इसको लिख लेते हैं. नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम kf by kr is equal to product of concentrations of products raised to power their coefficients in balance equation divided by product of concentration of reactants raised to power coefficients small a and small b from the balance chemical equation. So ये जो expression है kf by kr यानी ratio of rate constant for forward divided by rate constant of reverse, that is known as Kc. तो Kc क्या कहलाता है? Kc is known as chemical equilibrium constant. ठीक है, so Kc will become C raised to power C, D raised to power D, A raised to power small a and B raised to power small b. अगर हम इसको सिंपल वर्ड में लिखें तो ये क्या कहलाएगा? ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में क्या चीजें हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. इस इक्वेशन के मुताबिक सी और डी प्रोडक्ट्स हैं. सो ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू पावर कोफिशिएंट्स इन बैलेंस इक्वेशन. और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि इस इक्वेशन में है ए और बी रेज़्ड टू पावर देयर कोफिशिएंट्स इन बैलेंस इक्वेशन. इसको सिंपलीफाई करके हम यूं लिख सकते हैं कि केसी के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू पावर सम कोफिशिएंट जो कि बैलेंस इक्वेशन में होगा. और नीचे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स और रेज़्ड टू पावर कोफिशिएंट होगा जो कि बैलेंस इक्वेशन में होगा. सो दिस इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन हम केमिकल इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की फॉर्म में जाहिर करते हैं. और उस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और रेज़्ड टू पावर कोफिशिएंट्स इन बैलेंस इक्वेशन. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू पावर कोफिशिएंट्स इन बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर हम एक डिफरेंट लाइव एग्जांपल लें, केमिस्ट्री में से एग्जांपल लें, केमिकल रिएक्शन में से, तो वहां पे केसी के एक्सप्रेशन क्या बनते हैं और फिर केसी के यूनिट्स क्या होंगे. सो लेट्स सी यूनिट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो पहली एग्जांपल हमारे पास वो है जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 यानी 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स हैं 2. ठीक है, यानी पहली एग्जांपल जो है वो है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. इस केस में देखें केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू पावर दिस कोफिशिएंट सो HI रेज़्ड टू पावर 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स H2 रेज़्ड टू पावर 1 इनटू I2 रेज़्ड टू पावर 1. ठीक है, अब आमतौर पे जो K के सब C लिखा होता है यानी KC में जो सबस्क्रिप्ट C है इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद है कोई कंसंट्रेशन यूनिट. ठीक है, तो नॉर्मली आमतौर पे जो कंसंट्रेशंस हैं वो हम मोलैरिटी में लेते हैं या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं. तो इसलिए यहाँ पे यूनिट्स को ड्राइव करने के लिए हम कंसंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही लेंगे. ठीक है, तो जहाँ पे कंसंट्रेशन है उनकी हम यूनिट्स लिखेंगे उनकी जगह पे. सो यहाँ पे HI की जगह क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 और यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 1 इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़्ड टू पावर 1.
अब इस केस में ये स्केयर्ड है मोल पर डेसिमल क्यूब का, दैट विल बी कैंसल्ड आउट बाय दीस टू यूनिट्स। ओके, दोनों के एक्सपोनेंट्स बराबर है, तो उस केस में देयर विल बी नो यूनिट। तो बच्चों पहली जो एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अगर एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, उस केस में Kc के जो एक्सप्रेशन है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। सो देयर इज नो यूनिट फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो लेट्स हैव अनदर केस। अब इस केस में सेकंड एग्जांपल में आप देखें, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो इस केस में Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, NO2 जो कि प्रोडक्ट है रेज़्ड टू पावर 2 जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट था, ठीक है, डिवाइड बाय N2O4 रेज़्ड टू पावर 1 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है। यूनिट लिखें मोल पर डेसिमल क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइड बाय मोल पर डेसिमल क्यूब रेज़्ड टू पावर 1। अब इस केस में मोल पर डेसिमल क्यूब विल बी कैंसल्ड बाय दिस स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc, ये तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, मोल पर डेसिमल क्यूब। इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो देयर मस्ट बी सम यूनिट ऑफ Kc। उस केस में जो मोल एक्सप्रेशन है उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा और जो डेसिमल क्यूब है उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। So there must be some units for Kc if number of moles of reactants and products are not equal। तो ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने लिखा कि अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो और रिएक्टेंट के कम हो तो यूनिट क्या होगा। थर्ड एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। Kc के एक्सप्रेशन में क्या आएगा, NO2 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइड बाय कंसिडरेशन ऑफ NO रेज़्ड टू पावर 2 into consideration of O2 raised to power 2। तो बच्चों याद रखिएगा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स जहां जहां भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, दैट इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट्स मोल पर डेसिमल क्यूब में ले रहे हैं। यूनिट लिखे मोल पर डेसिमल क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइड बाय मोल पर डेसिमल क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 into मोल पर डेसिमल क्यूब। अब इस केस में ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो व्हाट विल बी द फाइनल यूनिट्स, दैट इज 1 बाय मोल पर डेसिमल क्यूब। तो इसको अगर हम 1 बाई की फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम डेसिमल क्यूब पॉजिटिव इंटीग्रेट के पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ और मोल विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। सो यूनिट विल बी डेसिमल क्यूब पर मोल। तो समरी क्या है, देयर विल बी नंबर 1 फर्स्ट केस, देयर विल बी नो यूनिट फॉर Kc when number of moles of reactants and products are equal। ठीक है, नंबर 2 second case, if number of moles of reactants and products are not equal then there must be some unit for the Kc। और हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल देखें, ठीक है, ये वाली और ये वाली, दोनों में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई यूनिट जो है वो हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है जी, और लास्ट में बच्चों जब एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो उस इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशंस हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा। एक तो ये है ना कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए उससे भी हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए, वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कंडीशन कौन सी है। सो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नंबर 1, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन द कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है, इसका मतलब है जिस रेट से रिएक्टेंट्स में कमी हो रही है उसी रेट से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, इट मीन देयर विल बी नो नेट चेंज इन द कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इससे हमें पहचान हो जाएगी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। अगर इनकी कंसिडरेशन में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं या प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं या प्रोडक्ट कम हो रहे हैं रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं, इट मीन अभी तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो पहली कंडीशन क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, कि अगर
there is no net change in the concentration of reactants and products. Number 2, temperature of the system is kept constant. बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है इसकी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन जो है आइदर इट विल गो इन द फॉरवर्ड और इन रिवर्स डायरेक्शन. तो टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू में चेंज आ जाता है. इसलिए जब भी हम Kc की वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं तो हम टेम्परेचर को मेंशन करते हैं. नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रूम टेम्परेचर लेते हैं. तो जब भी Kc की वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाएगा तो टेम्परेचर मेंशन किया जाएगा कि दिस इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है. नंबर 3, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद अगर हम वो फैक्टर अप्लाई करें, यानी प्रेशर बढ़ा दें, कम कर दें, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी. तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उस वक्त अगर हम प्रेशर के साथ छेड़खानी करते हैं, यानी प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, उस केस में Kc की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी. ऑल्दो कुछ देर के बाद वो दोबारा से रीगेन हो जाएगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. दैट इज रिगार्ड टू ली-चार्नर प्रिंसिपल. लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी.